तो जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, वो कहूंगा जो आपको नहीं पता है। वो बातें जो आपको पता है वो तो आपको पता ही है। जो बातें आप सब जगह से पढ़ ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, वो बातें भी आपको पता है। लेकिन हम आपको लगातार वो दिखा रहे हैं जो आपको नहीं पता है, और आज भी हम आपको वही दिखाएंगे जो आपको नहीं पता है, जिसकी बात झारखंड को आज करनी चाहिए। और ये तमाम बातें होंगी डंके की चोट पर। तो आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। पूजा के पति अभिषेक झा के रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल में सुबह सुबह ईडी के अधिकारी जांच करने पहुंचे। जब मैं ये कहता हूं कि अभिषेक झा का पल्स अस्पताल, तो फिर मुझे हमारे बुजुर्गों की कहावत याद आती है। मेरे बुजुर्ग मुझसे पूछा करते थे, वो मुझको कहा करते थे छूछा, और वो कहते थे छूछा को कौन पूछा। तो सवाल यह उठता है कि क्या अभिषेक झा पल्स अस्पताल के मालिक हो सकते हैं? क्या अभिषेक झा के पास इतना पैसा था कि वो पल्स अस्पताल या पल्स हॉस्पिटल की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो खड़ी कर सकते थे? नहीं, नहीं। और एक बात और बताता हूं आपको कि एक बैंक ने पल्स अस्पताल के लिए 23 करोड़ का लोन दिया। फिर मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कैसे आप और हम जो 1 से 1.5 डिसमिल जमीन अगर आदिवासी ले लेते हैं, मन में यह लालच होता है, मन में यह लालच होता है कि हम 1 कमरे का घर बना लेंगे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, तो बैंक हमें दौड़ा दौड़ा के मार देगा, लोन नहीं देगा। लेकिन 23 करोड़ का लोन एक भूइंहरी जमीन पर बनने वाले अस्पताल के लिए बैंक ने दे दिया। क्या कोई जांच नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है? किसके दबाव में? अभिषेक झा तो इतने बड़े आदमी नहीं है कि उनके दबाव में ही हो सकता है। आखिर पल्स में किसका पैसा लगा? और सबसे बड़ा सवाल, प्राची अग्रवाल कौन है? कलकत्ता में रहने वाली प्राची अग्रवाल कौन है? यह सवाल मैं पूछ रहा हूं, डंके की चोट पर पूछ रहा हूं। और क्यों पूछ रहा हूं उसे समझने के लिए पहले आपको हमारी यह रिपोर्ट देखनी होगी। एक छोटी सी रिपोर्ट है, मैं फिर बता रहा हूं कि वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। यह रांची का पल्स अस्पताल। अस्पताल क्या है यूं समझ लीजिए अपने आप में एक 5 स्टार हॉस्पिटल। लेकिन जिस जमीन पर यह अस्पताल बना है उसकी भी एक कहानी है। पल्स अस्पताल का एक पूरा हिस्सा भूइंहरी जमीन पर। भूइंहरी जमीन आदिवासी जमीन की श्रेणी में आता है। भूइंहरी जमीन न खरीदी जा सकती है, न बेची जा सकती। अंचल बड़गाई, मौजा मोरहाबादी, थाना नंबर 192, खाता संख्या 162, खेसरा संख्या 1248, 33 डिसमिल। आखिर कैसे बिकी ये जमीन? कैसे हुई इस जमीन की रजिस्ट्री? क्या है कि भूइंहरी जमीन की जो नेचर है उसका, वो जमीन वो सरकार में निहित ही नहीं है। वो जमीन सीधे सीधे मुंडारी का है, मुंडा वंशज की जमीन है, उसकी रसीद ही नहीं कटेगी। और इस बात की जानकारी सरकार को भी है कि उसकी रसीद नहीं कटेगी। इसीलिए बड़गाई अंचल के सीओ विनोद प्रजापति, जो अभी नामकुम में सीओ हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि इसकी रसीद नहीं कट सकती है, और उन्होंने कैंसिल कर दिया था। इसके बाद रहस्यमय ढंग से रसीद कट गई, म्यूटेशन भी हो गया, नगर निगम से नक्शा ही पास हो गया, और बिल्डिंग भी खड़ी हो गई। अब इसके लिए थोड़ा सा इतिहास की तरफ देखना होगा। देखिए, ये पंचवटी अपार्टमेंट की वो बिल्डिंग है जिसमें अभिषेक झा, माफ कीजिए, पूजा सिंघल के अभिषेक झा के एनआरआई दीदी और जीजा जी रहते हैं। इस बिल्डिंग में भी ईडी ने छापा मारा, पर अब हम वो बताते हैं जिस पर ईडी को ध्यान देना चाहिए। पंचवटी अपार्टमेंट सरावगी बंधुओं ने बनाई। ये वही सरावगी बंधु हैं जिनसे पल्स की जमीन खरीदी गई। पल्स की जमीन खरीदने के लिए पैसा कच्चे में दिया गया। सरावगी बंधुओं में से एक ज्ञान सरावगी तो पहले से ईडी के रडार में। बाकी चचेरे ममेरे भाइयों की जांच ईडी करे तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। कुछ साल पहले तक एक छोटा सा डायग्नोस्टिक पल्स आज रांची के रईसों का पसंदीदा इलाज स्थल है। क्या पल्स अस्पताल मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया है? पल्स अस्पताल का कोलकाता कनेक्शन क्या है? प्राची अग्रवाल कौन है?
पूजा सिंघल से प्राची अग्रवाल का क्या कनेक्शन है? अब एक और खेल बताते हैं। पल्स को भव्य बनाने के लिए रांची के एक HDFC बैंक से 23 करोड़ रुपए लोन लेने की बात है। भूयरी जमीन पर निर्माण के लिए HDFC ने लोन कैसे दी? भूयरी जमीन तो आदिवासी जमीन है, फिर लोन कैसे मिला? क्या बैंक को लोन देने के लिए किसी ने दबाव बनाया? 23 करोड़ में इतना भव्य अस्पताल कैसे बना? सूत्र बताते हैं कि ये 23 करोड़ तो दिखावा है। पल्स के निर्माण में काला पैसा लगा है। पूजा सिंघल का काला पैसा हवाला से कोलकाता गया। फिर वही काला पैसा सफेद होकर पल्स में लगा। काला पैसा को सफेद करने का जिम्मा कोलकाता की प्राची अग्रवाल का। पूजा सिंघल जैसे अधिकारी कभी अकेले काम नहीं कर सकते। इनका पूरा सिंडिकेट और इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो सीधी सी बात है, 23 करोड़ रुपए, क्या बैंक के 23 करोड़ रुपए में इतना भव्य पल्स अस्पताल बनना संभव है? तो आखिर ये पैसा आया कहां से? सूत्रों के हवाले से ये कंफर्म खबर है कि ये कनेक्शन कलकत्ता से जुड़ा हुआ है। पूजा सिंघल का पैसा कोलकाता में कोई प्राची अग्रवाल हैं जिनके पास जाता है और प्राची अग्रवाल से पल्स के अकाउंट में आता है। पुख्ता सबूत ऐसे कहते हैं, हमारे सूत्र बताते हैं कि भाई प्राची अग्रवाल और पल्स अस्पताल के जो अकाउंट्स के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, एक नहीं मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं। ईडी को जांच करनी चाहिए कि आखिर कोलकाता कनेक्शन क्या है। ईडी को पता करना चाहिए कि प्राची अग्रवाल कौन है। हालांकि ईडी के पास बहुत सारी पुख्ता जानकारी है, लेकिन कुछ पुख्ता जानकारियां ऐसी हैं जो हम आज ईडी को बताने वाले हैं, और अगर सरकारी जांच एजेंसी चाहें तो हम ये सबूत उनके हवाले कर सकते हैं। पूजा सिंघल का तोता है सुमन सिंह, जो उनके सीए है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के एक अधिकारी से सुमन सिंह ने प्रोजेक्ट भवन में 8 करोड़ रुपए मांगे, और वो भी सीएमओ के नाम पे। सीएमओ के नाम पे ये वसूली करते थे। असल में चूंकि मैडम की छत्र छाया थी, प्रोजेक्ट भवन में ही एंटीक रूम में इनकी जगह थी, जहां पर सुमन कुमार सिंह बैठते थे। पूजा सिंघल से आप मिलने जाइएगा तो मैडम कहती थी कि सुमन कुमार सिंह से मिल लीजिए, वही सारी बात कर लेंगे। बाकायदा प्रोजेक्ट भवन के अंदर सीएमओ के नाम से वसूली होती थी। देखिए, नारायण विश्वकर्मा हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस मामले में पल्स की जमीन को लेकर के सबसे पहले सवाल उठाया था। मैं एक बार नारायण विश्वकर्मा के पास आ रहा हूं, हमारे सारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कोरोना का जब समय था, हमने अपना दायित्व निभाते हुए, न्यूज़ 11 भारत ने अपना दायित्व निभाते हुए ऑपरेशन रेमडेसिविर चलाया, और बहुत जल्दी इस ऑपरेशन रेमडेसिविर में मैडम पूजा सिंघल की एंट्री होगी। चूंकि रेमडेसिविर के खेल के बहुत बड़ा खिलाड़ी पल्स भी था। यह पल्स एक ऐसा अस्पताल था जहां पर कभी रेमडेसिविर की कमी हुई ही नहीं। आखिर कैसे? पूरे झारखंड में रेमडेसिविर कम पड़ गया, लेकिन पल्स में कम नहीं पड़ा। पल्स की बहुत कहानी है, लेकिन सबसे पहले पल्स की जमीन को लेकर के जो खेला है, मैं नारायण विश्वकर्मा के पास आता हूं। नारायण जी, भूयरी जमीन, जहां तक मेरी जानकारी कहती है कि भूयरी जमीन वो जमीन होती है जो आदिवासी लोग होते थे तो पहाड़ों को काट करके, पेड़ों को काट करके जो जमीन बनाते थे वो भूयरी जमीन होती थी। अंग्रेजों ने उसके लिए 1894 में एक एक्ट लाया था, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, जिसके तहत भूयरी जमीन ना खरीदी जा सकती, ना बेची जा सकती, ना इसका मालिकाना हक किसी को ट्रांसफर हो सकता है। इसके बावजूद पल्स की जमीन जो है, भूयरी जमीन, वो खरीदी भी गई, वो बेची भी गई। सरावगी बंधु अपने आप में बहुत बड़ा नाम है भाई झारखंड के लिए। उनमें से एक बंधु तो ईडी के रडार पर है ही, बाकी बंधुओं की भी एक बार ईडी जांच कर ले तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। बाकी ओवर टू यू नारायण जी, इस पर क्या आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले तो मैं बता दूं अभिषेक जी कि आपने मुझे मौका दिया। 2 साल बीत गए और 2 साल मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि अब इसका कहीं जिक्र भी होगा, लेकिन ये अच्छा मौका मुझे मिला कुछ अपनी बातें कहने का। सबसे बड़ी बात यह है कि भुइयारी जमीन का जो नेचर है,
अगर सिर्फ हम बात करें छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर में, तो 2282 गांव वो बिल्कुल भूइयारी जमीन थी। अच्छा। भूइयारी से नेचर से मतलब है कि वह जमीन आदिवासी का है, लेकिन जो मुंडारी आदिवासी जिसकी मिल्कियत सिर्फ और सिर्फ भूइयारी मुंडाओं की है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार को पता नहीं है, इस पे बहुत सारे दिलचस्प वाकये हुए हैं जिस पर हंसी भी आती है कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सरकार ने लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो भाई ये कौन क्लियरिफाई करेगा कि जांच होगी तो किस तरह से जांच होगी। बिल्कुल। अगर मान लीजिए हमने ट्वीट किया था, पहले तो मैं बता दूं कि 7 फरवरी को मैं फेसबुक पर मैंने छोड़ा था, तो मुझे लगा कि कुछ इस पर बात नहीं हुई, तो फिर मैं 13 फरवरी को हमने सीएम को ट्वीट किया। ऐसे मन में अनायास आया, हमने ट्वीट कर दिया। तो ट्वीट किया, जब मुझे आश्चर्य हुआ कि 40 मिनट के बाद मैंने करीब 15,000 लोग उसको देखे भी और सीएम ने रीट्वीट कर दिया। उस वक्त तो डीसी थे महिमा पतरे, तो उनको जांच के लिए उन्होंने कह दिया, तो मुझे बड़ी संतुष्टि हुई। और खास कर ये जो कृष्णा मुंडा है, जो वंशज है, बाकी सब लोग उसके यहाँ रिक्शा पुलर हैं, कोढ़िया बेचते हैं, तो उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात है, फिर हमको ढूंढे वो लोग, बोले आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, चूंकि आदिवासी सीएम है तो हम लोग को उद्धार हो जाएगा, हम लोग की जमीन मिल जाएगी, या नहीं मिले तो मुआवजा तो मिल जाए। सही बात है, क्योंकि मुआवजा मिलना ही संभव था। तो ऐसी बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन जब सीएम ने ऐसा किया, एक्शन लिया, तो हमने कहा सीएम ट्विटर पे सुनते हैं। ट्विटर पर बहुत सारी बातों में उन्होंने समस्याओं का समाधान भी किया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई सीएम तो ये बात सुनेंगे, इन लोगों का कल्याण हो जाएगा और उसकी जमीन वापस हो ना हो, लेकिन अच्छा खासा मुआवजा मुंडा परिवार को मिल जाएगा। ठीक है। ये मुंडा परिवार तेतर टोली बगल में ही है, वो लोग रहते हैं। कृष्णा मुंडा ने मुझे बताया था, जब मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 एकड़ डिसमिल तकरीबन इसी बरियातू एरिया में, जो मोराबादी मौजा में पड़ता है, वो पूरी की पूरी जमीन चली गई है। उसमें लॉ विस्टा बगल में है, लॉ विस्टा का नाम आपने सुना ही होगा। लॉ विस्टा भी कंप्लीट भूइयारी जमीन पे है, उसे रक्षित अपार्टमेंट है। आपके बगल में रिलायंस फ्रेश है, ये क्या बोलते हैं, बेरियातू पेट्रोल पंप है, और यहाँ पर ये पल्स है। और बगल में जो एसएन यादव का जो अस्पताल है, उसमें भी तकरीबन, जो मुझे अपनी जानकारी है, करीब 9 डिसमिल जमीन उधर भी गई है। अच्छा अच्छा। उसमें रक्षित अपार्टमेंट है, 1-2 तो और 2-3 अपार्टमेंट्स है। तकरीबन 3 एकड़ जमीन जो बरियातू में थी, मोराबादी मौजा में, वो बिल्कुल जमीन खत्म हो गई आज की तारीख में। अच्छा। अब रहा पल्स का मामला, तो पल्स के मामले में जब हमने ट्वीट किया था, तो हमें ये जानकारी मिली कि भाई भूइयारी जमीन, वो भूइयारी जमीन है, आखिर उस पर अस्पताल बन कैसे रहा। तो मुझे पता था कि ये पूजा सिंघल वरद हस्त प्राप्त है। वरद प्राप्त है। अच्छा, मजे की बात एक ये है ना कि मुझे लगा कि अब सीएम एक्शन में आ जाएगा, हो जाएगा, लेकिन ये खबर जब सीएम ने ट्वीट किया, रीट्वीट किया, उससे कुछ दिन बाद तो सीएमओ में पहुंच गई वो। और आज कहाँ पहुंची है आपको पता ही है, अभिषेक जी से कोई बात छिपी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन था कि आखिर इसकी जांच होगी। मैं बताऊं आपको कि 15 दिन बाद में सीएमओ पहुंचा, और मैंने पूछा कि वो मैंने जो सीएम ने रिट्वीट किया था उसका क्या हुआ। बोला उसमें अभी समय लगेगा। मैंने जिससे कि टाल देना है, बेमतलब का आप आ गए हैं, क्यों सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल क्यों सवाल कर रहे हैं, बेकार सा सवाल है। बोला ठीक है, जाके बात कीजिए एसी से। उस पर एसी थे सत्येंद्र कुमार थे। अच्छा। तो वो भी आनाकानी किए। फिर हम चले गए टाउन प्लानर नगर निगम, उनसे पूछे आप कैसे इसमें नक्शा कैसे पास हुआ। बोला इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन मजे की बात है कि उसके 5-6 दिन बाद मेरे पूछने के 5-6 उनका वहां से ट्रांसफर हो गया। वो एसीबी का रेड हुआ था। अच्छा। याद होगा, नगर निगम। उसके 4-5 दिन में मनोज के बाद वहां से ट्रांसफर हो गया। और वो कागज हमको, उन्होंने जानकारी हमें नहीं दी कि आखिर नक्शा पास हुआ कैसे। बोला पता कीजिए, फिर उनको लोन कैसे मिला। देखिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, कोर्ट के बाहर कुछ हलचल हो रही है। दीपक, ठीक है, क्या चल रहा है वहां पर, एक बार दर्शकों को अपडेट बता देते हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर सुमन कुमार सिंह मौजूद है। दीपक, क्या चल रहा है वहां पर, कुछ अपडेट? अभी कोर्ट के अंदर जो न्यायिक हिरासत में भेजने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब थोड़ी देर बाद संभवतः वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। चलिए, जो ईडी के द्वारा जो कार्रवाई, जी चलिए नारायण जी।
उस वक्त बड़गाई अंचल में जब 16 में देखिए इसको नक्शा ये बनना शुरू होता है। अच्छा, हाँ, 2016 में। तो सरकार किसकी थी? रघुवर की सरकार थी। ठीक है। कौन थे उस वक्त? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो है मंत्री थे, अमर बावरी थे। उनसे भी मेरी बात हुई कि शायद वो सुनेंगे। तो हमने कहा, उस वक्त सेशन चल रहा था 2020 में, तो हमने कहा कि सर इस मामले को उठाइए, ये बहुत ज्वलंत मामला है। आखिर आदिवासी को न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और आदिवासी की सरकार में नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? सही बात है। तो कीजिए इसको। बोले हाँ मामला उठाएंगे। आई गई, बात खत्म हो गई। मैंने बंदूक तरीके से खटराया कि सर आप भुइयारी जमीन पर काफी छानबीन करते रहे, लोगों का भला भी करते रहे, आवाज उठाते रहे। आपने एसआर कोर्ट का मामला भी कई बार उठाया है। तो ये तो भुइयारी नेचर में एसआर कोर्ट मामला भी नहीं जाएगा, क्योंकि आदिवासी का मामला ही एसआर कोर्ट में जाएगा। ये तो कोर्ट का क्या, ये तो खुद ही मालिक है वो। सही बात है। वो तो सरकार मालिक इसकी है ही नहीं, तो ये मामला वहां जाएगा ही नहीं। तो नहीं, मैं इस मामले को उठाऊंगा, देखूंगा, वो भी आएगा। ये बात खत्म हो गई। आश्चर्य बात यह है कि 6 महीने के बाद जब हमने की रिपोर्ट निकाली कि आखिर 6 महीने में सीएम का ट्विटर फेल हो गया। हाँ, हाँ। और खेल हो गया ब्यूरोक्रेट्स का। तब हमको साफ साफ बात समझ में आ गई कि इसमें ब्यूरोक्रेट से खेल हो चुका है, और इसके पीछे कौन है ये अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उस बात पर गौर कर रहे हैं, जैसा आप भी गौर कीजिएगा कि 2016-17 में उस वक्त अंचलाधिकारी थे विनोद प्रजापति, वो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से 19 में रसीद कट जाती है। रसीद भी कट जाती है अरुण कुमार जैन के नाम से। अच्छा। और भी लोग जैन है उसमें, वो जैन परिवार का ही है वो मामला। वो रसीद कट जाती है, क्योंकि जब तक रसीद कटती नहीं तो बैंक से लोन मिलता नहीं और नक्शा पास होता नहीं। तो जब रसीद कट गई सब कुछ आसान हो गया, क्योंकि मेन तो बड़गाई अंचल है। जब तक वहां से रसीद कटती नहीं, आपको नोट मिलता नहीं था, आप वो जमीन में दखल ले नहीं सकते थे, बैंक से लोन मिल नहीं सकता था। यहाँ पर मजेदार बात यह है कि 2019 में भुइयारी जमीन मामले सुप्रीम कोर्ट मामला गया था कि आखिर इसका क्या होगा। तो उसमें उस वक्त के सोन थे, अच्छा, राजस्व सचिव। तो वो डीसी को जांच के लिए आदेश दिए थे। तो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई कि इसकी जांच की जाए। अच्छा। अब देखिए जांच में क्या फलाफल, कैसे ब्यूरोक्रेट से कैसे खेल हो रहा है, इस पर जैसे गौर किया जाए। तो कमेटी ने वर्ष 2016-2019 को अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में क्या लिखता है, कहा गया कि निर्धारित समय सीमा 12 साल तक अगर जमीन अंतरण का विरोध नहीं किया जाता है तो इस मामले में सीएनटी की धारा 49(5) के तहत कार्रवाई संभव नहीं है। ठीक है। लेकिन भुइयारी जमीन के नेचर को लेकर यह धारा प्रभावित नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को मालूम नहीं है। इस मामले में रांची के एक बड़ी अधिवक्ता हैं रश्मि कात्यायन, उनकी किताब है झारखंड लैंड मैनुअल, जिसमें उन्होंने भुइयारी जमीन को डिफाइन किया है। उसमें क्या वो कह रहे हैं कि जैसे इन लोगों ने कहा कि 12 वर्ष की अवधि में अगर आप नहीं क्लेम करते हैं तो जमीन आपकी निकल गई, फिर आपका दावा नहीं बनता है। तो ये तब होता है ना जब जमीन रैयती होती, जब रैयती होती तो। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं वो ना कि भुइयारी जमीन की जब रसीद ही नहीं कटेगी, जब ये सरकार की है ही नहीं, कहाँ से कटेगी? 12 साल से क्या मतलब है इसका? सही बात। क्या ये जानकारी यहाँ के अधिकारियों को नहीं है? ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं है तो आदमी राय में भी करता है, बिल्कुल। लेकिन रश्मि कात्यायन ने झारखंड लैंड मैनुअल का जिक्र किया है कि ये जमीन जब सरकार में निहित नहीं है, इसकी रसीद नहीं कटेगी, तो 12 साल 24 साल से क्या मतलब है? देखिए कितना बड़ा खेल है, देख लीजिए आप कैसे खेल किया जाता है, ये भी देख लीजिए आप। सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं ईडी के इस छापेमारी पर। नारायण जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इमरान जुड़े हुए हैं। आप भी कहीं मत जाइएगा, अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ दिखा दिया हमने, अभी तो बहुत बड़ा खुलासा बाकी है। ऐसा खुलासा आपको हिला देगा कि कैसे प्रोजेक्ट भवन में, जहां पूरे राज्य के तमाम अधिकारी, पूरा सिस्टम बैठता है, वहां पर उसी सिस्टम के नाम पर कैसे वसूली का सिंडिकेट चलाते थे मैडम और मैडम का तोता। आपको हम दिखाएंगे, बस अभी कहीं जाइएगा मत। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। ब्रेक लीजिए एक छोटा सा। देखिए पूजा सिंघल से इंपॉर्टेंट है सुमन कुमार सिंह। क्यों बताता हूं? क्योंकि जादूगर की जान हमेशा तोते में होती है, और यहां तो जादूगर नहीं है। सुमन कुमार सिंह यूं तो आप कहिएगा कि पूजा सिंघल के सीए हैं, लेकिन सिर्फ सीए नहीं है बल्कि इस जादूगरनी के तोते हैं, जो सीएमओ के
नाम से प्रोजेक्ट भवन में बैठकर वसूली करता था। मेरे पास न्यूज़ 11 भारत के पास पुख्ता प्रमाण है कि एक बड़ी कंपनी के अधिकारी से 8 करोड़ रुपए सीएमओ में मांगी गई है। एक छोटी सी रिपोर्ट, हम रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। पूजा सिंघल का तोता, पूजा सिंघल का सीएस सुमन कुमार सिंह, ईटी के हत्थे चढ़ा सुमन कुमार सिंह। पूजा सिंघल के राज कैद है उनके तोते में। असर अब दिखने लगा है, परत दर परत कई खुलासे भी हो रहे हैं। ईडी के जांच के दौरान पता चला है कि सोनाली में जो सीए सुमन कुमार का फ्लाइट था, इस जगह पर इनके अपने कई फ्लाइट हैं और करोड़ रुपए भी यहीं से बरामद किए गए थे। नोट गिनने की जो मशीन थी वो भी यहीं लाई गई थी और यहीं से ही जब्त कर ईडी के जो चीजें हैं, जो तमाम चीजें वो अपने साथ ले गए। लेकिन ईडी के जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस खुलासों का आलम यह है कि एक के बाद एक कई परत दर परत जो कहानियां हैं वो खुल रही है। बताया जा रहा है कि जो सीए सुमन कुमार हैं वो गाड़ी और लग्जरी गाड़ियों की शौकीन हुआ करता था। उनके पास जो भी गाड़ियां थी वो टॉप मॉडल्स की सभी गाड़ियां थी। इस अब जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं होंडा सिटी की गाड़ी, ये खुद सुमन कुमार के यहाँ की गाड़ी बताई जा रही है। इनके अलावे इनके पास कई गाड़ियों के जो सीरीज है, यहाँ तक इनके गाड़ियों की बेड़े की अगर हम बात करें, इनके अपने गाड़ियों की संख्या की बात करें तो इनकी गाड़ियों की संख्या में कई गाड़ियां हैं जो इनके अपनी हैं। इस कैंपस में ये एक से बढ़कर एक गाड़ियां लाया करते थे, जिसमें बताया जाता है कि लोग को अक्सर नई नई गाड़ियों के साथ देखा करते हैं। एक जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये गाड़ी है, उनके बाद होंडा की एक और कार जो है वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि JH01CL 5623 ये एक गाड़ी है जहां इनकी गाड़ी बताई जा रही है। इनके अलावा एक दूसरी और सफेद कलर की कार है, उन गाड़ी को भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ लगातार इनके पास कई गाड़ियां हैं जो कि अलग अलग जगहों पर रखी गई हैं। 3 गाड़ियां इस फ्लाइट के जगह पर रखी गई है, जबकि एक गाड़ी जो है वो पार्किंग में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं गाड़ियों की लग्जरी गाड़ियों की जो शौकीन हैं वो लगातार पवन जो सुमन कुमार हैं जो कि सीए हैं उनके पास मिलती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले की जांच अब ईडी कर रही है, तो ईडी की टीम के द्वारा इन गाड़ियों की चाबी जो है अपने साथ ले जाने की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सुमन कुमार को सुबह 5 बजे ईडी की टीम अपने साथ ले गई है, जहां वहां लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही इन गाड़ियों की जो चाबी है वो भी अपने साथ ईडी यहां से लेकर के चली गई है। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को बाद भी जो बातें सामने आई हैं अब तक की जांच में कि जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम को देखने को मिला है। शुक्रवार को शुरू हुई छापेमारी जो है राजधानी की कई जगहों पर अब तक ये छापेमारी जो है वो जारी है। और ऐसे में इस जगह पर कार्रवाई की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सोनाली अपार्टमेंट में लगातार ईडी की टीम की दबिश बनी थी और ईडी की टीम ने पूरी रात छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान कई दस्तावेज को अपने साथ जहां लेके चली गई, वहीं लग्जरी गाड़ियों की चाबी भी ईडी की टीम अपने साथ लेकर के चली गई। और इसके बाद पूरे मामले पर सीए सुमन कुमार से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूजा सिंघल पर नकेल कसनी है तो तोते की गर्दन टाइट पकड़िए। पूजा सिंघल के कार्यालय में भी सुमन के लिए था एंटीक रूम। पूजा सिंघल की डील फाइनल करता था सुमन, सीएमओ के नाम से करता था वसूली। अपने से मिलने वालों को सुमन से मिलने कहती थी पूजा सिंघल। एक बड़ी कंपनी के अधिकारी से मांगा था 8 करोड़। न्यूज़ 11 भारत के पास पुख्ता सबूत। अगर जांच एजेंसियों को चाहिए सबूत तो कर सकती है न्यूज़ 11 भारत से संपर्क। हम उन्हें सबूत सौंपने को है तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो भाई तोते के बारे में आपने देख लिया। वापस आता हूं पल्स पर। भुइंहरी जमीन पर इस जो ये अस्पताल है, नारायण विश्वकर्मा जी तो अभी हमारे साथ हैं, सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ हैं, सहयोगी इमरान हमारे साथ हैं और सहयोगी सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ हैं। आज जब ईडी की रेड अंदर चल रही थी तो बाहर हंगामा चल रहा था। क्यों?
क्योंकि आरोप था कि पल्स अस्पताल में मरीज के मर जाने के बाद भी बिल बनाया जाता रहा, 2.5 लाख रुपए दीजिए तब जाकर के शव देंगे, ये स्थिति थी। और अक्सर होता है ऐसा। हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसमें सियासी एंगल भी है कि सियासत क्या कह रही है और इसमें इसको लेकर के लोग क्या कह रहे हैं वो भी है। एक बार वो रिपोर्ट देखिए, फिर मैं नारायण जी के पास और तमाम सहयोगियों के पास आऊंगा। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। पल्स में क्या निकला? क्या पल्स में छुपा है खजाना? कौन कौन से राज लैपटॉप में मिले? लैपटॉप में क्या निकला? खान सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। पूजा के पति अभिषेक झा के रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल में सुबह सुबह अधिकारी जांच करने पहुंचे। साथ ही देश के 11 ठिकानों पर सर्च जारी है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को डिटेन कर लिया गया है। एक तरफ ईडी अंदर छापेमारी कर रही है। एक सामान्य डायग्नोस्टिक से कैसे बना पल्स बहुमंजिला अस्पताल? क्या पल्स अस्पताल का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता था? पल्स अस्पताल का कुछ हिस्सा भूयहरी जमीन पर है। भूयहरी जमीन ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। फिर भूयहरी जमीन पल्स के लिए कैसे खरीदी गई? पर है, भूमिहरी जमीन पर है, काला धन इसमें लगा हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से ये हॉस्पिटल अविलंब सील की जाए। कि बकास भूमिहरी का नेचर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बकास भूमिहरी जमीन एक ऐसा लैंड है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल जमीन है, उसको सरकार लगा नहीं लेती है। मतलब आप उस जमीन पे किसी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। तो फिर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है? मैं यही कहना चाहूंगा राज्य की सरकार से भी, कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम कैसे हुआ है? पर्टिकुलर नहीं होगी जांच, किसी एक प्लॉट की नहीं होगी जांच, होगी तो वैसी तमाम जमीनों की जांच होगी जो जमीन सीएनटी के दायरे में आती हैं और जिनका हस्तांतरण गलत तरीके से। पल्स अस्पताल कहने को अभिषेक झा का है, पर यह है पूजा सिंघल के काले धन को सफेद करने का जरिया। जहां और भी राज गड़े हुए हैं, पल्स अस्पताल में किस कदर धांधली चलती है, इसका अंदाजा आप वहां के मरीज के परिजनों की इस बात से लगा लेंगे। जहाँ जा रहा है मीडिया पर जाइए, प्रशासन पर जाइए, हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। हमारे मार्केट है, आईएएस ऑफिसर है, वो सब संभाल लेती है। तो 24 घंटे यहाँ पर है इन लोग, नींद नहीं खुला इन लोग, कोई डर भाई इन लोग अंदर नहीं है। कुछ कह नहीं, क्या बोलता क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतना कितना मीडिया लाता है, कितना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बोलता है इन लोग ऐसा। एक आईएएस का हाथ अगर सिर पर हो तो फिर पूरा सिस्टम आपके आगे नतमस्तक रहता है। सिस्टम के सिर पर चढ़कर कोई कैसे नाचता है और उसका इससे बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और जल्दी से दीपक के पास एक बार चलते हैं। दीपक के कैमरे में कुछ आ रहा है। दीपक, क्या देख सक रहे हैं आप? देखिए, कोर्ट में पेशी के बाद सीए सुमन कुमार सिंह को कोर्ट से बाहर निकाला गया है और इसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सुमन जी को बाहर निकाला गया है कोर्ट से और इसके बाद देखिए स्कॉर्पियो गाड़ी में वो उन्हें बैठाकर सीधे यहां से न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव कोर्ट में पेशी के लिए आज लाया गया था। सुमन कुमार सिंह जिन्हें गाड़ी में बिठा करके ईडी ले जा रही है पेशी के बाद हिरासत में। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा है। सुमन कुमार सिंह सीए पूजा सिंघल के, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद ले जाया जा रहा है। दीपक, यहां से इन्हें कहां ले जाया जाएगा? जी, यहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में ले जाया जाएगा। जिस तरह से कोर्ट में आज उन्हें पेशी की गई और कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की जो प्रक्रिया वो पूरी कर ली गई है। चूंकि कोर्ट में जज साहब नहीं थे मौजूद, तो वो जज कॉलोनी संभवतः ले जाया जाएगा और वहाँ पर ले जाने के बाद उसके बाद चूंकि फिजिकल अपीयरेंस जरूरी होता है जज के सामने, उनका जो उनसे पूछा जाएगा कि इसी तरह से किसी क्या कुछ आपके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से किसी तरह का से जो कार्रवाई के बाद जिस तरह से जो कार्रवाई होती है, खासतौर पे किसी भी एक्यूज्ड को जब पुलिस या किसी एजेंसी के द्वारा जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ कोई पीड़क कार्रवाई की गई है नहीं की गई, इन तमाम चीज़ों की पूछताछ होती है। उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और जो उनका। चलिए, अब एक बार मैं सत्यव्रत किरण के पास जा रहा हूं। एक बार हम चाहते हैं सत्यव्रत किरण के पास आए। सत्यव्रत किरण, अंदर ईडी की रेड चल रही थी, बाहर में हंगामा चल रहा था।
और जिनका हंगामा, जो लोग हंगामा कर रहे थे, उनसे जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि अस्पताल के अंदर तो जो स्टाफ है वो कहता है कि जाओ जिसको बोलना है बोल दो, मैडम आईएएस है, सब मैनेज कर लेती हैं। आप अंदाजा पूजा सिंघल की पावर का इसी से लगा सकते हैं सत्यव्रत किरण। बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि एक कहावत आपने सुनी हुई होगी कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब एक बड़े आईएएस अधिकारी का अगर संरक्षण प्राप्त हो तो उसके कर्मचारी उस मरीज के परिजनों से कैसे बात करेंगे। देखिए कल रात 2 बजे की घटना है। मैं इस वक्त कल रात 2 बजे भी इसी जगह पे मौजूद था और अचानक जो है अस्पताल के अंदर हंगामे की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे लगा कि ईडी का जो है वो रेड चल रहा है, शायद कोई घटना घटी है, कोई हंगामा हो रहा है। जब मैं जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि 2 मरीज के परिजन, एक पिठोरिया के रहने वाले थे और दूसरे हजारीबाग के रहने वाले थे, उन मरीज के परिजनों को मेरे पीछे जो यह पल्स अस्पताल है वहां के जो गुंडे हैं, सुरक्षा कर्मियों के रूप में जो गुंडों को पाल रखा है मैडम ने, पल्स अस्पताल प्रबंधन ने, वो गुंडे जो है वो परिजनों को बाहर कर देते हैं। आप समझिए कि 2 बजे का वक्त होता है, परिजनों में महिला शामिल रहती है और उस महिला को सड़क पर जो है वो बाहर कर दिया जाता है और उसके मरीज को अस्पताल में रखकर बंधक बनाकर रखा जाता है। परिजनों से कहा जाता है कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपके मरीज को नहीं छोड़ा जाएगा। आप समझिए कि गांव से आने वाले जो लोग हैं जब रांची पहुंचते हैं और मेरे पीछे या जब बहुमंजिलीय भवन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इस अस्पताल के बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं वो शायद उसके मरीज को ठीक कर देंगे, लेकिन 2 बजे रात को अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीज के परिजनों को यह सूचना दी जाती है कि आपके मरीज की स्थिति गंभीर हो गई है और अब पल्स अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो सकेगा, आप किसी दूसरे अस्पताल में लेकर चले जाए। परिजन रात भर जो है वो अस्पताल प्रबंधन के लोगों से विनती करते हैं कि रात भर कम से कम मरीज को रहने दिया जाए, सुबह पैसे का इंतजाम कर लेंगे और उसके बाद अपने मरीज को रिम्स या दूसरे अस्पताल कहीं भी लेकर चले जाएंगे। जैसे ही परिजन सुबह होते होते पैसे का इंतजाम कर लेते हैं, जब अस्पताल प्रबंधन का जेब भर दिया जाता है, किसी तरह से जमीन बेचकर अगल बगल के लोगों से कर्ज लेकर जब परिजन अस्पताल को पैसा चुकता कर देते हैं, तब अस्पताल प्रबंधन बताता है कि आपके मरीज की मौत हो गई। आप समझिए कि किस तरह। बिल्कुल बिल्कुल सनी, बिल्कुल। ये तस्वीरें देखिए, सुमन कुमार सिंह कोर्ट से निकलते हुए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुमन कुमार सिंह निकलते हैं कोर्ट से और इन्हें हिरासत के लिए ले जाया जा रहा है, न्यायिक हिरासत के लिए। जैसा कि दीपक ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी दिखाई आपको। सबसे पहले सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी कवरेज 10 से ज्यादा लाइव यूनिट्स के साथ पल पल की खबर, पल पल की खबर आपको हम दिखा रहे हैं, हर लाइव अपडेट आपको दिखा रहे हैं, तमाम खबर, तमाम पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं। देखिए, और वो बातें जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी वो पॉइंट्स भी आपको दिखा रहे हैं। सुमन कुमार सिंह ये वो शख्स हैं जो कहने के लिए तो सिर्फ एक सीए हैं, पूजा सिंघल के सीए हैं, लेकिन पूजा सिंघल के राजदार हैं। प्रोजेक्ट भवन में अपने कार्यालय के बगल में एंटीक रूम में इनकी बैठने की जगह थी, पूजा सिंघल ने दे रखी थी। पुख्ता प्रमाण है हमारे पास कि एक अधिकारी से पूजा सिंघल ने कहा था कि भैया आप जाके इनसे मिल लीजिएगा। 8 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी इन्होंने सीएमओ के नाम पे, सीएमओ के नाम पे ये वसूली किया करते थे। आप समझ लीजिए कि कितना पावर है इनके अंदर। बाकी आप खुद समझदार हैं, यह स्थिति थी। एक आईएएस अधिकारी का पावर कैसा होता है आप देखिए। तो कुल मिलाकर के ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमन कुमार सिंह, मैं नारायण जी, ये तस्वीरें आप दिखाइए। मैं नारायण जी से एक सवाल ले रहा हूं। नारायण जी, क्या उम्मीद है आगे अब क्या लग रहा है? पहले मैं एक बात कह दूं आपको कि देखिए, पावर की बात हो रही है कि आईएएस से कितना पावर होता है, कितनी शक्तिशाली होता है वो। जब ये खबर आई, सीएम को जब उन्होंने ट्वीट किया
तो कोलाहल तो मच गया, सत्ता प्रतिष्ठान में भी खलबली मच गई थी। उस वक्त तो याद होगा आपको, मार्च लास्ट वीक में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के समय में दिन रात काम हो रहा था वहां। तो कृष्णा मुंडा तेतर टोली बगल में रहता है, उससे मुझसे कहा देखिए ना सर अभी भी काम चल रहा है, जबकि लॉकडाउन के समय निर्माण कार्य बंद था, मजदूरों का आना नहीं था, अंदर में काम चल रहा था। तो कृष्णा मुंडा ने ट्वीट किया सीएम को और डीसी को भी टैग किया कि सर अभी तो कम से कम जो अभी कोरोना काल चल रहा है तो अभी तो सर काम रोक दिया जाए। लेकिन काम रात दिन होता रहा और अंतिम मुकाम तक पहुंचा, काम होता रहा। इससे तो पता यह चलता है कि डीसी जो थे महिमापत रे, क्योंकि मैंने उनको भी टैग किया था कि सर फिलहाल तो काम रोक दिया जाए क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन कहीं आवाज सुनी नहीं गई। इनका रसूख पता चलता है। और जो सीएमओ में ही बैठा हो, एक बात बताइए हमको कि पूजा सिंघल अर्जुन मुंडा के समय में भी, रघुवर दास के कार्यकाल में जब यह इसका निर्माण शुरू हुआ तो जाहिर है कि उसी समय सब कुछ खेला हुआ। बिल्कुल फ्लोर जो तैयार किया गया और रघुवर सरकार के कार्यकाल में ही किया गया। आज आप भले सियासी सिपा छोड़ दें या वो कहे वो गलत है, तो अगर मान लीजिए रघुवर दास ने गलत किया तो भाजपा उस समय रघुवर दास ने क्यों नहीं कार्रवाई की? उसको उनको ही पता था भुइयारी जमीन के बारे में। चलिए उन्होंने नहीं किया, हेमंत सोरेन ने क्यों नहीं किया? आज 2 साल बीत गए, जांच की प्रक्रिया कहाँ है या किसी को पता नहीं है। अब तो मैंने पूछना भी छोड़ दिया है क्योंकि टका सा जवाब हमको मिलता है कि अभी से कुछ होना नहीं है, मामला खत्म हो गया। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो गाड़ी है जिसमें सुमन कुमार सिंह को ले जाया जा रहा है। ईडी लेकर के जा रही है सुमन कुमार सिंह को और हमारी गाड़ी ठीक उनके पीछे पीछे चल रही है। लाइव तस्वीरें आप रोड पर देख रहे हैं। हाँ नारायण जी, अब ये सवाल किससे पूछा जाए अभिषेक जी कि 2 साल बाद भी जांच क्यों नहीं हुई? ये कौन पता करेगा और कौन बताएगा? यह सवालिया निशान किस पर है? सीधे सीधे हेमंत सरकार पर है। और मजे की बात देखिए, भाजपा जो विपक्ष में है, जब ये मैंने खबर सीएम को हमने ट्वीट किया था तो उस पर विपक्ष चुप था, विधानसभा में सारे लोग चुप थे। इसका मतलब क्या था कि चूंकि ये भाजपा के शासन में, भाजपा सरकार के शासन में हुआ था, आप चुप थे। इसका मतलब सभी वही थे, एक ही चट्टे पट्टे के थे। अब आप चूंकि अब सियासी खेला करना है, हेमंत सरकार को तंग करना है, तो ये सिगुफा छोड़ा जा रहा है। वरना ये मामला जस का तस पड़ा रहता और कभी इसकी जांच का तो नाम ही छोड़ दिया। अभी इस पर बात नहीं हो रही है। अभी ईडी इस पर नहीं जांच नहीं कर रही है कि इस पर आगे उनको क्या करना है। लेकिन जिस बुनियाद पर अस्पताल खड़ा है, वो अस्पताल की जो जमीन है। अब लाइव तस्वीरें नारायण जी, मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए लाइव तस्वीरें देख सकते हैं दर्शक। इमरान, कहां जा रही है गाड़ी, क्या लगता है? देखिए सीए सुमन कुमार को अभी जस्ट काकर रोड स्थित जज कॉलोनी लाया गया है। चूंकि जज के पास पेश करनी थी, कहीं ना कहीं कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जज कॉलोनी में सशरीर जज के पास उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, यहां पर पेश करने के लिए जज कॉलोनी लाया गया। अब ये साफ तौर से है कि जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरह से मेडिकल जांच, उसके बाद कोर्ट में पेशी करके जितनी दस्तावेज तैयार करनी थी न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया पूरी की गई है। ये जो है वो काके रोड स्थित जो जज कॉलोनी है, हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईडी के जो अधिकारी हैं वो सीधे कोर्ट रूम से निकले और उसके बाद जितनी भी कागजी प्रक्रिया थी उसे पूरा किया गया। अब पूरा करने के बाद सीधे जज कॉलोनी पहुंचा गया है। जज कॉलोनी में अब जज के समक्ष, जो कि ईडी के स्पेशल जज हैं, उनके समक्ष सशरीर उपस्थिति कराएंगे जज। इनको यहां से सीधे न्यायिक हिरासत में भेजने के काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा जो सीए सुमन कुमार को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जो है वो लगातार पूरी की जा रही है। इससे पहले लगातार ईडी के द्वारा जो छापेमारी की गई थी, छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे, कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। पल्स जो अस्पताल है, इन तमाम जगहों पर छापेमारी अब भी जारी है। तो एक बड़ा ऑपरेशन ईडी के द्वारा जो किया गया था वो सक्सेसफुल रहा। आलम यह रही कि करोड़ों रुपए जब्त करने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ये पूरी प्रक्रिया को अब जो है जज कॉलोनी में पूरी की जा रही है। जज कॉलोनी में जो लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और अभी जज कॉलोनी में सीधे अब सशरीर उपस्थिति दर्ज कराने के बाद यहाँ से सीधे होटवार भेजा जा सकता है। हालांकि अभी इसकी
आधिकारिक पुष्टि करनी होगी, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से न्यायिक हिरासत में लाने के लिए ईडी की टीम ने पहले सदर हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे थे। सदर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सीधे आरोपी को जज कॉलोनी लाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को समझना होगा कि आने वाले दिनों में पूजा सिंघल सहित कई अन्य लोग जिनके नाम पूछताछ के आधार पर सामने आए हैं या फिर जिनके नाम जो लगातार जो दस्तावेज में मिले हैं, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आरोपियों पर कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है, वो साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में ईडी की दबिश जो है वो और बढ़ेगी। क्योंकि सुमन सिंह के बारे में बताया जाता है कि इनके पास इतने पैसे हैं, करोड़ों रुपए इनके पास जो बरामद किए गए हैं वो किनके हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो लगातार जो ईडी की टीम है वो जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो है सुमन सिंह के जहां जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, तो वहीं अब जाकर के इस पूरे मामले में ईडी की जो कार्रवाई है और तेजी से आगे बढ़ेगी। और आलम यह है कि अब तमाम जो लोग हैं, चाहे ईडी के अधिकारी हो या फिर जो लोग हैं, वो जज कॉलोनी के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं। जज के समक्ष साथ शरीर उपस्थिति दर्ज कराते ही जज के द्वारा जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जो सहयोगी ने जानकारी दी दीपक ने कि न्यायिक हिरासत में भेजने की जितनी प्रक्रिया थी उसे सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। इन प्रक्रिया के तहत जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तकरीबन 1 घंटे तक कोर्ट रूम में जो कोर्ट के पेशकार हैं, अभी जो कोर्ट के पदाधिकारी हैं, उनके समक्ष कागजी कार्रवाई की जो पूरी प्रक्रिया थी, जो तमाम चीजें थी वो पूरी की गई। ना सिर्फ पूरी की गई बल्कि जेल भेजने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से अब मुकम्मल कर ली गई है। कहीं ना कहीं अब यहाँ से निकलने के बाद सीधे यहाँ से होटवार के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो देखना होगा कि रविवार का दिन कितना अहम होता है, क्योंकि रविवार के दिन ईडी के द्वारा जिस तरह से अब भी कई लोकेशन पर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई का आलम यह है कि अनुमान लगाई जा रही है कि ईडी की जो दबिश है रविवार को और भी बढ़ेगा। उन तमाम लोकेशनों पर ये दबिश दिखाई देगी जहां से दस्तावेज में नाम सामने आए हैं या फिर उन लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके आधार पर ईडी लगातार आज भी पल्स हॉस्पिटल में छापेमारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तकरीबन आज पूरी छापेमारी की बात करें तो कई घंटे बीत जाने के बाद भी ईडी के पास इतने दस्तावेज मिल गए हैं कि कई लोगों के नाम मिल गए हैं कि उनके पास लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आज ईडी ऑफिस में भी काफी चहल पहल देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस पूरे मामले में जब सुबह 5 बजे सुमन कुमार को अपने आवास से, सुमन कुमार के आवास से ही जब ईडी की टीम अपने साथ लेकर के हिनू स्थित कार्यालय पहुंची थी, वहां पर पहुंचने के बाद पूरी तरीके से उससे पूछताछ दिन भर की गई। दोपहर तक सुमन कुमार से पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर जब कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया तो ईडी के द्वारा उसे न सिर्फ गिरफ्तारी दिखाई गई बल्कि गिरफ्तारी के बाद ईडी के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उन्होंने रांची के सदर हॉस्पिटल पहुंच करके मेडिकल जांच करवाया, जो कि जेल भेजने से पहले काफी महत्वपूर्ण होता है। तो मेडिकल जांच कराने के बाद जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे। देख सकते हैं कि जो लगातार पदाधिकारी हैं या जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कई लोग जो है वो जज कॉलोनी के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं। कोर्ट से संबंधित जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, क्योंकि तमाम जो लोग थे वो कोर्ट में मौजूद थे। ऐसे में अब यहाँ पर जब प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से सीधे होटवार के लिए सीए सुमन कुमार को रवाना कर दिया जाएगा, न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिखा रहा हूँ वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गाड़ी की जो तस्वीरें देख सकते हैं, एक बार दिखाइए वो तस्वीरें। आप दिखाना चाहते हैं तो एक बार वो तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें सुमन कुमार सिंह है। ये वो गाड़ी है जिसमें सुमन कुमार सिंह मौजूद हैं। तो डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।